हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 13 अक्टूबर 2022। स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एजेंसी है जिसने लॉन्च किया है इंश्योर इंडिया कैंपेन, जिसका एम है इंडियंस को एजुकेट करना लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के बेनिफिट्स के बारे में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज एचडीएफसी बैंक। सेकंड है, इनमें से कौन सी कंट्री होस्ट करेगी 2022 एडिशन ऑफ मालाबार एक्सरसाइज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज जापान। एंड जापान के योकोसुका रीजन में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। और जो ओरिजिनली पार्टिसिपेंट थे मालाबार एक्सरसाइज के, वो थे जापान, यूएसए एंड इंडिया। बट कुछ सालों से ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये आपने याद रखना है। थर्ड है, कैप्टन इब्राहिम ट्राओर ये प्रेसिडेंट बने हैं इनमें से कौन सी कंट्री के। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बुर्किना फासो। फोर्थ है, एलिस बियालात्स्की जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है 2022 का, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बेलारूस। आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ये ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली ऑन अक्टूबर 11। और इस दिन अवेयरनेस रेज की जाती है जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में जो वर्ल्ड वाइड गर्ल्स फेस करती हैं। इस साल की थीम क्या है? आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स, आवर फ्यूचर। और इसी दिन 2011 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था। इसमें 11 अक्टूबर को डिक्लेयर किया था कि इस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड ऑब्जर्व किया जाएगा। फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट किया गया था अक्टूबर 11 2012 में। इस साल इसकी 10th एनिवर्सरी है इस डे की। नेक्स्ट है वाटर स्पोर्ट्स सेंटर। अनुराग सिंह ठाकुर जो यूनियन मिनिस्टर है ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इन्होंने इनॉग्रेट किया है वाटर स्पोर्ट्स सेंटर इन कोलदाम, बरमाना, जो बिलासपुर में है, दैट इज़ इन हिमाचल प्रदेश। और ये सेंटर जो है ये डेडिकेट किया गया है एथलीट्स की ट्रेनिंग के लिए। कौन से स्पोर्ट्स इसमें इंक्लूड होंगे? वाटर स्पोर्ट्स होंगे, जैसे कि रोइंग है, कैनोइंग है एंड कयाकिंग है। ये जॉइंट इनिशिएटिव है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज साई, एंड नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, दैट इज एनटीपीसी का। इस इवेंट के दौरान एक एमओयू भी साइन किया गया, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन साई एंड एनटीपीसी। थर्ड है, झारखंड ने टॉप किया है लिस्ट में इन गर्ल्स गेटिंग मैरिड बिफोर 18, कि जहाँ पे गर्ल्स की मैरिज जो है वो 18 ईयर से कम एज में कर दी जाती है। ये लेटेस्ट डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे है जिसको कंडक्ट किया है यूनियन होम मिनिस्ट्री ने। और इसमें क्या कहा गया है कि जो परसेंटेज है गर्ल्स की जिनकी शादी कर दी जाती है मेचोरिटी अटेन करने से पहले, वो झारखंड में सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 5.8%। और ऐसी फीमेल की परसेंटेज जिनकी मैरिज 18 ईयर से कम की एज में हो जाती है, नेशनल लेवल पे उनकी जो या परसेंटेज है वो है 1.9%। और ये वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। केरला में 0.0% है, झारखंड में 5.8% है, जो कि हाईएस्ट है, केरला में लोएस्ट है। झारखंड एंड वेस्ट बंगाल ये ओनली दो स्टेट्स हैं जहाँ पे ये जो परसेंटेज है, जहाँ पे मोर देन हाफ ऑफ द वीमेन वो शादी कर लेती हैं बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 21 ईयर्स। वाइल 54.9% ऑफ गर्ल्स जो हैं वेस्ट बंगाल में, उनकी शादी 21 साल से पहले कर दी जाती है। और 54.6% गर्ल्स जो हैं उनकी झारखंड में 21 साल से पहले शादी कर दी जाती है। और जो नेशनल एवरेज है वो कितनी है? 29.5%। ये 29.5% गर्ल्स की जो शादी है वो 21 ईयर से पहले कर दी जाती है। ये सर्वे जो है कंडक्ट किया गया था 2020 में, और रिपोर्ट जो है इसकी लास्ट मंथ पब्लिश की गई थी। ये मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे डेमोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वहाँ पे आप इसको कोट कर सकते हो, या इनइक्वालिटी से रिलेटेड कहीं पे कोई क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, सिंगल चार्जिंग पॉइंट्स जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए बनाए जाएंगे, ऐसा रूल पास किया है यूरोपियन पार्लियामेंट ने। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनके चार्जिंग पोर्ट जो होंगे वो सेम होंगे बाई 2024 इन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। इस लॉ के मुताबिक जो मैंडेट है वो क्या है कि हर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, चाहे वो स्मार्टफोन कंपनी हो, लैपटॉप हो, कैमरा हो, उनको स्टैंडर्ड चार्जर रूल जो है अडॉप्ट करने पड़ेंगे यूरोप में। अभी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर किसी के पास आईफोन है उसका अलग से चार्जर होता है, किसी के पास सी टाइप चार्जर है उसका अलग से चार्जर होगा, कैमरा है उसका अलग से चार्जर होता है, लैपटॉप है उसका अलग से चार्जर होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या कहा है कि सिंगल चार्जर होना चाहिए, सिंगल चार्जिंग पोर्ट वाला। न्यू रूल्स के मुताबिक कंज्यूमर जो है उनको डिफरेंट चार्जर्स जो है परचेज नहीं करने पड़ेंगे जब वो न्यू डिवाइस परचेज करते हैं।
इसका मेन रीज़न यहाँ पे क्या दिया गया है कि इससे ई वेस्ट जो है वो कम होगा और ये एम्पावर करेगा कस्टमर को कि वो सस्टेनेबल चॉइसेस जो हैं वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। कि जैसे अब अलग अलग चार्जर परचेज करना पड़ता है तो सिंगल चार्जर है तो ऑब्वियसली ई वेस्ट जो है मिनिमाइज होगा ही होगा और कंज्यूमर जो है वो एक वाइज डिसीजन ले पाएंगे, सस्टेनेबल चॉइसेस कर पाएंगे। नेक्स्ट है ग्लोनास के, रशिया ने लॉन्च किया है ग्लोनास के नेविगेशन सिस्टम है ये। कहाँ लॉन्च किया है? नॉर्दर्न कॉस्मोड्रोम में, नॉर्थ ऑफ मॉस्को रीजन। सिस्टम जो है इसको एक रॉकेट है सोयूज 2.1 बी, इससे लॉन्च किया गया है। ग्लोनास के एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो पार्ट है एक ब्रॉडर ग्लोनास रेडियो बेस्ड सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का। रशिया ने बिलियन ऑफ डॉलर स्पेंड किए हैं पिछले 2 डेकेड्स में, पिछले 20 सालों में इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए। सिस्टम जो है ये पोटेंशियल राइवल है यूएस के जीपीएस सिस्टम से। जैसे यूएस में जीपीएस सिस्टम है, रशिया ने अपना सिस्टम बना दिया है ग्लोनास सिस्टम। और जीपीएस की फुल फॉर्म याद रखनी है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस पिक्चर में डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट जीपीएस सिस्टम है। जैसे चाइना का जीपीएस सिस्टम जो है उसको नाम क्या है? बीडू नेविगेशन सिस्टम जो है। रशिया का है ग्लोनास, यूरोप का है गैलीलियो एंड यूएस का है जीपीएस। और इसमें याद रखना है इंडिया ने भी एक डिवाइस किया था नाविक। नेक्स्ट है फुटबॉल फॉर स्कूल्स प्रोजेक्ट। फीफा ने पार्टनरशिप की है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ और इसके अलावा यूनियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इनको। और इन्होंने मिलकर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया फुटबॉल फॉर स्कूल्स प्रोजेक्ट। इसका एम क्या है कि एक ब्रॉड बेसिंग जो है गेम्स की उसको बढ़ाना इंडिया में, कि जो दायरा है स्पोर्ट्स फील्ड का उसको बढ़ाना। ये एक एम्बिशियस प्रोग्राम है जो फीफा रन कर रहा है इन कोलैबोरेशन विद यूनेस्को। और इसका एम क्या है कि एजुकेशन सेक्टर में कंट्रीब्यूट करना, डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना, एम्पावर करना बच्चों को। अराउंड 700 मिलियन बच्चों को एम्पावर करना इनका टारगेट है। एज पर यूनियन गवर्नमेंट फुटबॉल फॉर स्कूल्स जो है ये इंडिया का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रोग्राम है उससे मैच करता है, उसकी स्पिरिट को सपोर्ट करेगा और स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग जो है उसको प्रमोट करेगा। गवर्नमेंट जो है ये 700+ डिस्ट्रिक्ट्स जो है इंडिया की वहाँ पे इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेगी। देन नवोदय विद्यालय समिति जो है नोडल एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बिहाफ पे इस इनिशिएटिव को फॉरवर्ड करेगी। नेक्स्ट है B20 इंडोनेशिया ग्लोबल डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने रिसेंटली होस्ट किया है कॉन्फ्रेंस ऑन B20 इंडोनेशिया ग्लोबल डायलॉग इन पार्टनरशिप विद कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में कंडक्ट करवाया गया। एम क्या है कि इंडियन इंडस्ट्री का जो पर्सपेक्टिव्स है उसको B20 जो मेंबर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव के साथ अलाइन करना। देन ये कॉन्फ्रेंस जो है इसमें ये इंश्योर किया गया कि इंडियन पर्सपेक्टिव जो है वो B20 इंडोनेशिया की पॉलिसी में अच्छे से रिप्रेजेंट हो। B20 स्टैंड्स फॉर बिजनेस 20। ये 2010 में बनाया गया था। ऑफिशियल G20 ग्रुप का ये ऑफिशियल डायलॉग फोरम है। ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी इसमें इंक्लूड है। देन B20 का एम क्या है कि एक कंक्रीट दैट इज सॉलिड एक्शनेबल पॉलिसी बनाना या पॉलिसी रिकमेंडेशन देना ऐसी प्रायोरिटीज के ऊपर हर एक रोटेटिंग प्रेसिडेंसी को कि जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। और हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में कि G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट दैट इज उसको कहा जाता है P20। इसमें पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? जकार्ता में, दैट इज कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है डिवाइन स्कीम। यूनियन कैबिनेट जो है इसने अप्रूव की है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, दैट इज डिवाइन स्कीम। ये अनाउंस की थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्यूरिंग यूनियन बजट 2022-23। और इसका एम क्या है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो डेवलपमेंटल गैप्स रह गए हैं कि जो जिनकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाई है उनको आइडेंटिफाई करना, उनको रिमूव करना। ये जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट की जाएगी 4 साल के लिए। और 15th फाइनेंस कमीशन का जो टाइम पीरियड है दैट इज 2022-23 से लेकर 2025-26 तक, इस पीरियड के दौरान ये इम्प्लीमेंट की जाएगी। देन ये भी अनाउंस किया गया कि जो शॉर्टफॉल्स हैं दैट इज बेसिक मिनिमम सर्विसेज में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, कि जो उनकी सर्विसेज जो उनको नहीं मिल पा रही हैं उनको ऐसी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाएगा। देन ये स्कीम जो है फुली फंडेड है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। देन ये स्कीम जो है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की फंडिंग की जाएगी, सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की फंडिंग की जाएगी। देन डेवलपमेंटल गैप्स और डेवलपमेंटल जो बैरियर्स यहाँ पे हैं उनको कम किया जाएगा।
और अल्टीमेट एम क्या है इस इनिशिएटिव का कि लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में उसको बूस्ट करना, खासकर वीमेन एंड यूथ के लिए। देन फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जो कौन बनाता है इसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये सजेशन देती है सेंटर स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस के ऊपर। बेसिकली ये क्या सजेस्ट करती है कि डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस जो है, टैक्सेस का जो बंटवारा हुआ सेंटर और स्टेट्स के बीच में क्या रहेगा, क्या परसेंटेज रहेगी, क्या रेशो रहेगी, और स्टेट्स का आपस में क्या रहेगा। तो ये सारा फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल आपने याद रखना है। इसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इवेल्युएट करना स्टेट ऑफ फाइनेंसिस को, और किसके बीच में? यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। और रिकमेंड करना कि कैसे टैक्सेस जो हैं वो शेयर किए जाएंगे बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, और क्या प्रिंसिपल रहेंगे और क्या डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स रहेंगे। जो टैक्सेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग स्टेट्स, वो भी फाइनेंस कमीशन इसके ऊपर रिकमेंडेशन देता है। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो है सेटअप किया गया था 1951 में अंडर द चेयरमैन ऑफ केसी नियोगी। और 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? मिस्टर एन के सिंह। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है एडवांस्ड स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी, दैट इज एसओएस। ये चाइना का फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप है। इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किया गया लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट से। और आपको याद रखना है कि लॉन्ग मार्च जो सीरीज है रॉकेट्स की, ये चाइना यूज करता है। और इसको लॉन्च किया गया है जुआकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है चाइना के। इसका निकनेम क्या है? क्वाफू वन, जो एक मिथिकल जायंट है। जो माना जाता है कि मिथिकल जायंट जो था, इसका मकसद क्या था कि सन को टेम करना। टेम होता है डोमेस्टिकेट करना, एक तरह से कैप्चर करना। ये सोलर मिशन जो है, ये 4 साल इसकी लाइफ है। और इससे क्या होगा कि साइंटिस्ट को ये इनेबल करेगा कि साइंटिस्ट जो है सन की इमेजेस जो है उसको कैप्चर कर पाएंगे, खासकर सोलर मैक्सिमम पीरियड के दौरान। ये कौन सा पीरियड होता है कि जब सन के ऊपर सबसे ज़्यादा सन स्पॉट्स दिखे जा सकते हैं। सोलर मैक्सिमम जो है ये हो सकता है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 में ये देखने को मिलेगा। देन चाइना जो है, चाइना की फुल स्केल सैटेलाइट है जो किसको डेडिकेटेड है? सन की रिसर्च को लेकर। वर्ल्ड की फर्स्ट सोलर टेलीस्कोप कैपेबल है ये, जो साइमल्टेनियसली क्या कर सकती है? सोलर फ्लेयर्स को मॉनिटर भी कर सकती है। और इसके अलावा सोलर फ्लेयर्स के अलावा कोरोनल मास इजेक्शंस जो है, इसको भी ये मॉनिटर कर सकती है। इसको इनको पढ़ेंगे हम डिटेल में। देन इसका जो ऑर्बिट है, ये सन के ऑर्बिट से 720 किलोमीटर अबव जो है ये सैटेलाइट प्लेस की जाएगी। जैसे ये मान लो सन है, और ये सन का ऑर्बिट जो है 720 किलोमीटर जो है डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि सन के ज़्यादा पास भी नहीं जा सकती, अदरवाइज ये हीट है सन की उससे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। देन मिशन जो है सिमिलर है नासा के पार्कर सोलर प्रोब मिशन से। और सिमिलर मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी था, सोलर ऑर्बिटर। और इंडिया एक सिमिलर ऐसा मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसका नाम दिया गया है आदित्य वन, आदित्य L1। और 2023 में हो सकता है ये लॉन्च किया जा सके। इसका मेन एम क्या होगा कि सन जो सोलर एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करना। और सन जो है, सन स्पोर्ट्स भी आप पढ़ लेते हैं। सन स्पोर्ट्स क्या होते हैं कि सन की जो फोटोस्फेयर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज फोटोस्फेयर, जो आउटर पार्ट है सन का। फोटोस्फेयर में क्या हुआ कि टेम्पररी स्पॉट्स आ जाते हैं। जो क्या होते हैं, मान लो ये सन है, टेम्पररी स्पॉट्स आ जाएंगे, ये डार्कर होंगे आसपास के रीजन से। इनको कहा जाता है सोलर सोलर और सन स्पॉट्स। और यहाँ का जो सरफेस टेम्परेचर होगा, ये आसपास के सरफेस टेम्परेचर से काफ़ी कम होता है। तो ये आपको याद रखना है। और सन का जो इनर पार्ट है उसको, ये है कोर। और कोरोना जो है, ये आप फ्लेम्स देख सकते हो, इस पार्ट को कहा जाता है कोरोना। और ये जो कन्वेक्शन करंट्स चल रहे हैं यहाँ पे, इसको कन्वेक्शन जोन कहा जाता है। और जहाँ से रेडिएशंस निकल रही हैं, ये आप देख सकते हो, जो हीटेड पार्ट है, इसको रेडिएशन जोन कहा जाता है। सोलर फ्लेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। सोलर फ्लेयर जो है एक इंटेंस लोकलाइज्ड इरप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। कि जो सन का एटमॉस्फेयर है, जब वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एरप्शंस हो, तो उसको क्या कहेंगे? सोलर फ्लेयर कहेंगे। ये एक्टिव रीजन्स में अक्सर देखने को मिलती है। और ज़रूरी नहीं है कि इससे कोरोनल मास इजेक्शंस हो या किसी सोलर पार्टिकल इवेंट्स यहाँ पे देखने को मिले, ये ज़रूरी नहीं है। सोलर फ्लेयर्स जो हैं, ये एक तरह की एक एनर्जी है जो टिपिकली 1020 जूल्स ऑफ एनर्जी जो है प्रोड्यूस करती है।
और इसको क्लियरली ऑब्जर्व किया जा सकता है। देन सोलर फ्लेयर है, ये जितनी भी लेयर्स हैं सन की उसको इफेक्ट करती है, जैसे कि फोटोस्फेयर हो गया, क्रोमोस्फेयर हो गया और कोरोना हो गया, सबको इम्पैक्ट करेगी। देन प्लाज्मा मीडियम जो अक्सर हीटेड होता है, ये टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ केल्विन्स तक इसकी जो हीटिंग टेम्परेचर है वो चला जाता है। देन फ्लेयर्स जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस करती हैं और हर एक वेवलेंथ की स्पेक्ट्रम जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, रेडियो वेव से लेकर गामा रेज तक। देन कोरोनल मास इजेक्शंस क्या होती हैं? सन जो है एक्सट्रीमली एक्टिव ऑब्जेक्ट है, हम सबको पता है। वास्ट क्वांटिटी ऑफ गैस एंड प्लाज्मा जो है ये इमिट करता है, वॉयलेंट इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। ऐसी इरप्शंस को क्या कहा जाता है? कोरोनल मास इजेक्शंस। ये मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोजन्स होती हैं जो सोलर सिस्टम में हो रही हैं और इसका अंडरलाइन कोज अभी तक हमें नहीं समझ आया है, बट एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि सन की मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जब एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग कोरोनल मास इजेक्शन अर्थ के पास आती है तो ये इसका खतरा रहता है कि ये सैटेलाइट्स को डैमेज कर देती है और रेडियो कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है अर्थ का उसको भी डैमेज करने की इसमें क्षमता रहती है। तो ये कुछ एमसीक्यूज हैं लास्ट सेशन के, इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आपका कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।